नमस्कार साथियों, आज हम एक नया टॉपिक सर्वोच्च न्यायालय पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले जो भी टॉपिक हुए उनकी वीडियो आपने उम्मीद है देख ली होगी, नहीं देखी तो जाके उनको देख लो। तो आज हमारा पहला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन फर्स्ट हो गया अनुच्छेद 123, सेकंड हो गया 124, 125, 126। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय कब अस्तित्व में आया? तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा 28 जनवरी 1950, 29 जनवरी 1950, 30 जनवरी 1951 और 28 जनवरी 1951। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 जनवरी 1950 को वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया। हरिलाल जेकानिया सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये फेडरल कोर्ट के लास्ट मुख्य न्यायाधीश भी थे, याद रखना। किस अनुच्छेद के तहत फेडरल कोर्ट संघीय न्यायालय की सभी शक्तियां और सभी न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय को प्राप्त हो जाएंगे? अनुच्छेद 373, अनुच्छेद 374, अनुच्छेद 372 और अनुच्छेद 370। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, अनुच्छेद 374 के तहत फेडरल कोर्ट की सभी शक्तियां उच्चतम न्यायालय को प्राप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न है, न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि संसद करती है, यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 123 में, अनुच्छेद 124 में, अनुच्छेद 125 में और अनुच्छेद 126 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124 के अनुसार न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि संसद करती है। पहले 8 थी, फिर 11 हुई, फिर 14 हुई, फिर 18 हुई, फिर 26 हुई, फिर 31, फिर 34 हो गई। जो 2019 में है ना, 33 + 1 34 न्यायाधीश की संख्या थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019 में एक मुख्य न्यायाधीश, 2 बार रिपीट हो गया, एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने न्यायाधीश होते हैं? जो 2019 में किया गया था ना, उसमें एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने न्यायाधीश थे? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन हो गया 30, सेकंड हो गया 31, थर्ड हो गया 32 और फोर्थ हो गया 34। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 33, क्योंकि एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो अन्य न्यायाधीश है वो 33 थे। अगला प्रश्न है, न्यायाधीशों की योग्यता का उल्लेख किस अनुच्छेद में? न्यायाधीशों की योग्यता का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 123 में, अनुच्छेद 124 में, अनुच्छेद 125 में या फिर अनुच्छेद 126 में? सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसमें भारत का नागरिक हो, किसी हाईकोर्ट में पिछले 5 वर्षों से न्यायाधीश हो या राष्ट्रपति की नज़र में कानून का जानकार हो। इस आधार पर तो किसी को अभी तक वो न्यायाधीश नहीं बनाया गया। किस अनुच्छेद के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों के साथ विचार विमर्श कर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 125 और अनुच्छेद 126। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, अनुच्छेद 124 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के साथ विचार विमर्श कर की जाती है। किस मामले में न्यायाधीशों के स्थानांतरण के संदर्भ में निर्णय दिया गया था? एसवी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 और चंपाकम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केशवानंद भारती केरल राज्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, एसवी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसे फर्स्ट जजेस केस भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2002 में किस आयोग ने कॉलेजियम व्यवस्था को समाप्त करने का सुझाव दिया था? एएमडी आयोग ने, मंडल आयोग ने, श्री कृष्ण आयोग ने या संविधान समीक्षा आयोग ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा होगा? देखिए जल्दी से आप बताओ, जल्दी बताओ जल्दी। 2002 में, जो मैंने पहले भी बता दिया, पहली वाली वीडियो में बताया था, संविधान समीक्षा आयोग 2002 वाले में। किस मामले में सर्व न्यायालय ने कॉलेजियम के संदर्भ में निर्णय दिया था? मतलब कि न्यायालय ने जो सेकंड जजेस केस था ना, उसमें कॉलेजियम के संदर्भ में निर्णय दिया था। तो सेकंड जजेस केस था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 वाला। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है हमारा, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा कॉलेजियम की सिफारिशों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट से सलाह ली जाती है? अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 134, अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 136। तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति, तो अनुच्छेद 143 ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ली जाती है। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, 121वां संविधान संशोधन विधेयक कब लाया गया था? 121वां संविधान संशोधन विधेयक कब लाया गया था? अगस्त 2014 में, मार्च 2014 में, या सितंबर 2014 में, या जनवरी 2014 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अगस्त 2014 में 121वां संविधान संशोधन लाया गया था। पीएम उस समय मोदी थे, नरेंद्र मोदी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, 121वें संविधान संशोधन विधेयक को अनुमोदन देने वाला पहला राज्य कौन सा था? फर्स्ट ऑप्शन हो गया दिल्ली, सेकंड हो गया महाराष्ट्र, थर्ड हो गया गुजरात और फोर्थ हो गया राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 राजस्थान। 23 सितंबर 2014 को राजस्थान पहला राज्य बना जिसने इस संशोधन को अनुमोदन दिया था। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, 121वें संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कब किए थे? 25 दिसंबर 2014, 28 दिसंबर 2014, 30 दिसंबर 2014 या 31 दिसंबर 2014? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 31 दिसंबर 2014 को राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, 99वें संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? 99वां संविधान संशोधन है ना जो कब लागू हुआ था? 25 दिसंबर 2014 को, 1 दिसंबर 2015 को, 30 दिसंबर 2014 को, या 1 जनवरी 2015 को? इसका सही आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को 99वें संविधान संशोधन लागू हुआ था। निन्यानवे संविधान संशोधन के द्वारा कितने नए अनुच्छेद जोड़े गए थे? ऑप्शन फर्स्ट हो गया 1, सेकंड हो गया 2, थर्ड हो गया 3 और 4 हो गया 4। तो इस संविधान संशोधन था 99 जो लागू हुआ था, उसके अनुसार अनुच्छेद 124A, अनुच्छेद 124B, अनुच्छेद 124C 3 अनुच्छेद जोड़े गए थे नए। किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी? अनुच्छेद 124A, अनुच्छेद 124B, अनुच्छेद 124C या अनुच्छेद 120? देखो, जो अनुच्छेद 124A था ना उसमें NJAC राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी। इसमें मुख्य न्यायाधीश तो होता था अध्यक्ष, सुप्रीम के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश होते थे, वो इसके सदस्य होते हैं, और भारत का विधि मंत्री इसका पदेन सदस्य होता था। सुप्रीम कोर्ट ने 99वें संविधान संशोधन को कब रद्द किया था? 16 अक्टूबर 2015, 18 अक्टूबर 2015 या 20 अक्टूबर 2015, 22 अक्टूबर 2015? तो 16 अक्टूबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने 99वें संविधान संशोधन को रद्द करते हुए कॉलेजियन व्यवस्था थी ना उसी को पुनर्स्थापित कर दिया था। इसे 4th जजेस केस भी कहा जाता है। याद रखना, पहले 2 मैंने आपको बता दिए थे। अगला प्रश्न है हमारा, किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर सकते हैं? अनुच्छेद 128 में यह उल्लेखित है, अनुच्छेद 127 में, अनुच्छेद 125 में या अनुच्छेद 126 में? तो अनुच्छेद 126 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को न्यायाधीश के पद पर नियुक्त करते हैं। अगला प्रश्न है, तदर्थ न्यायाधीश एडॉक जज का उल्लेख किस अनुच्छेद में? देखो, अनुच्छेद 127 में उल्लेखित है कि यदि सुप्रीम कोर्ट में गणपूर्ति नहीं हो रही है तो मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से परामर्श करके हाई कोर्ट के ऐसे न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं ना, उन्हें तदर्थ न्यायाधीश के रूप में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन 3 इसका
ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा 127 अनुच्छेद। किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों को राष्ट्रपति अथवा राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्ति द्वारा शपथ दिलाई जाती है? तो इसका ऑप्शन फर्स्ट हो गया अनुच्छेद 123, सेकंड हो गया अनुच्छेद 124, थर्ड हो गया अनुच्छेद 125 और फोर्थ हो गया अनुच्छेद 126। तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा 126, तो सही आंसर हो जाएगा 124 अनुच्छेद ऑप्शन सेकंड। अगला प्रश्न है सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 128 में, अनुच्छेद 127 में, अनुच्छेद 125 में, अनुच्छेद 126 में। तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है ना, उनका उल्लेख अनुच्छेद 128 में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस अनुच्छेद के तहत सभी न्यायाधीशों को भारत की संचित निधि से वेतन और पेंशन प्राप्त होती है? देखो, सभी न्यायाधीशों को भारत की संचित निधि से वेतन और पेंशन प्राप्त होती है, जो कि संचित निधि पर भारित होती है। देखो, भारित व्यय क्या होता है कि जिस पर संसद में बहस तो हो सकती है, परंतु मतदान नहीं होता, और उनके पद पर रहते हुए इसमें कोई कमी भी नहीं की जा सकती है। तो अनुच्छेद 125 में इसका उल्लेख है। किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट की भाषा अंग्रेजी है? मतलब कौन सा अनुच्छेद जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट की भाषा अंग्रेजी है? तो अनुच्छेद 348 के तहत सुप्रीम कोर्ट की भाषा अंग्रेजी है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में स्थित है? अनुच्छेद 128 के अनुसार, अनुच्छेद 127 के अनुसार, अनुच्छेद 130 के अनुसार या अनुच्छेद 129 के अनुसार? तो देखो, इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 130 के तहत सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में स्थित है। भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति से, है ना, विचार विमर्श करके सुप्रीम कोर्ट की पीठ अन्य स्थान पर भी स्थापित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु का उल्लेख है? अनुच्छेद 124 में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु का उल्लेख है, जो कि 65 वर्ष होती है। इनका कोई कार्यकाल नहीं होता है। सभी न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना इस्तीफा देते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सभी न्यायाधीश किसको संबोधित करते हुए अपना इस्तीफा देते हैं? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को? देखो, सभी न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना इस्तीफा देते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, न्यायाधीशों को उठाने की विधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 124(1) में, अनुच्छेद 124(3) में, अनुच्छेद 124(4) में या अनुच्छेद 124(5) में? तो अनुच्छेद 124(4) में न्यायाधीशों को उठाने की विधि का उल्लेख है। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, देखो, किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि न्यायाधीशों को उठाने के संदर्भ में संसद कानून बनाएगी? अनुच्छेद 124(1) में, अनुच्छेद 124(3) में, अनुच्छेद 124(4) में, अनुच्छेद 124(5) में? इस संदर्भ में कानून 124(5), ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। 124(4) में तो न्यायाधीशों को उठाने की विधि का उल्लेख है। किस अनुच्छेद के तहत हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को भी उसी विधि से हटाया जाएगा जिस विधि से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है? तो अनुच्छेद 217(1) में यह उल्लेखित है कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को उसी विधि से हटाया जाएगा जिस विधि से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है हमारा, किस अनुच्छेद के तहत संसद ने न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 बनाया? अनुच्छेद 124(1) के अनुसार, अनुच्छेद 124(3) के अनुसार, अनुच्छेद 124(5) के अनुसार, अनुच्छेद 124 वापस 5 के अनुसार। तो अनुच्छेद 124(5) के तहत संसद ने न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 बनाया था। अगला प्रश्न नंबर, न्यायाधीशों को उठाने का प्रस्ताव लाए जाने पर संबंधित सदन के अध्यक्ष द्वारा एक जांच समिति का गठन किया जाता है। इस समिति में कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन 1 हो गया 2, सेकंड हो गया 3, थर्ड हो गया 4 और 4 ऑप्शन हो गया 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कुल 3 सदस्य होते हैं, जिसमें उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है वो तो होता है अध्यक्ष, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और एक विधि का जो जानकार है ना, विधि विशेषज्ञ, वो इसके 2 सदस्य होते हैं। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? देखो, अगर न्यायाधीशों को उठाना है तो उसके लिए आपको प्रस्ताव लाना पड़ेगा। प्रस्ताव में मिनिमम लोकसभा के तो 50 एवं राज्यसभा के 100 सदस्यों का समर्थन, राज्यसभा के 50 और लोकसभा के 100 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 124(4) के अनुसार न्यायाधीशों को किस आरोप में उठाने हेतु प्रस्ताव लाया जा सकता है? देखो, ऐसे मनमर्जी से थोड़े ना उठाए जाते हैं, राष्ट्रपति को इतना बड़ा पद, तो इनको उठाने के लिए 2 है, साबित कदाचार, अक्षमता और अन्य आरोप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, साबित कदाचार में और अक्षमता में। अगला प्रश्न है, न्यायाधीशों को उठाने के प्रस्ताव पर चर्चा से कितने दिन पूर्व संबंधित न्यायाधीश को सूचना देनी होती है कि वो न्यायाधीश भी अपना पक्ष रख सके? देखो, 14 दिन पहले न्यायाधीश को पूर्व सूचना देनी होती है प्रस्ताव से चर्चा से पूर्व। जो एक अपने न्यायाधीश है सौमित्र सेन, 2011 में वो अपना पक्ष रखने के लिए राज्यसभा में आ गए थे, उपस्थित हुए थे 14 दिन पहले। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। न्यायाधीशों को उठाने के प्रस्ताव को एक सदन उपस्थित और मतदान करने वाले के कितने बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो प्रस्ताव दूसरे सदन में जाता है? 1/3 से, 2/3 से, 3/3 से, जो कि 1 हो जाएगा, 1/2 से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 2/3 से प्रस्ताव पारित करे तो प्रस्ताव दूसरे सदन में जाता है। और दूसरा सदन भी इसे 2/3 बहुमत से ही पारित करे ना, तो न्यायाधीश को अपना पद छोड़ना होता है। 1999 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्वयं के स्तर पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के आचरण की जांच हेतु बनाई गई प्रक्रिया, उसे कहते हैं इन हाउस प्रोसीजर। इसमें कितने चरण थे? ऑप्शन फर्स्ट हो गया 3, सेकंड हो गया 5, थर्ड हो गया 7, 4 हो गया 9। तो 7 चरण होते हैं इसमें, तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 में निम्न में से कौन पहले न्यायाधीश बने जो अपना पक्ष रखने हेतु राज्यसभा में उपस्थित हुए? जो मैंने आपको पहले बताया था कि सौमित्र सेन 2011 में न्यायिक इतिहास के पहले न्यायाधीश बने थे जो अपना पक्ष रखने के लिए राज्यसभा में उपस्थित हुए थे। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता का उल्लेख है? मतलब सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 130 में, अनुच्छेद 131 में, अनुच्छेद 132 में, अनुच्छेद 133 में। तो देखो, ऐसे मामले जिनकी सुनवाई केवल सर्वोच्च न्यायालय करता है वो मूल अधिकारिता में आते हैं। तो अनुच्छेद 131 में ही इनका उल्लेख है। तो 131 में होता है क्या, जब भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के साथ विवाद उत्पन्न हो जाता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, तो सुप्रीम कोर्ट से मामले की सुनवाई करता है। दूसरा है 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न होता है ना, उस मामले की सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट करता है, जो कि मूल अधिकारिता में आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत सरकार का किसी राज्य सरकार के साथ विवाद, जो मैंने आपको बता दिया। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा, मूल अधिकारिता अनुच्छेद 131 के तहत।
सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करता है। किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि फेडरल कोर्ट की सभी अपील संबंधी शक्तियां उच्चतम न्यायालय को प्राप्त होगी? अनुच्छेद 130 में, अनुच्छेद 134 में, अनुच्छेद 132 में और अनुच्छेद 135 में। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, अनुच्छेद 135 में फेडरल कोर्ट की सभी शक्तियां अपीलीय उच्चतम न्यायालय को प्राप्त होगी। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि फेडरल कोर्ट की समस्त उच्चतम शक्तियां उच्चतम न्यायालय को प्राप्त होगी? देखो, अपीलीय संबंधी शक्तियां तो अनुच्छेद 135 में आ जाएगी और सभी समस्त शक्तियां जो भी होगी ना पूरी, वो अनुच्छेद 374 में उल्लेखित है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि हाईकोर्ट द्वारा दीवानी मामले में दिए गए निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है? देखो, हाईकोर्ट कोई दीवानी मामले में निर्णय देता है तो उसकी अपील हम सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। तो यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 133 ऑप्शन फर्स्ट है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि फौजदारी मामले में हाई कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है? तो फौजदारी मामले में जो हाई कोर्ट निर्णय देता है, उस जो निर्णय दिया हम उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 134 में उल्लेखित है। देखो, इसमें दो शर्तें भी हैं। सत्तर न्यायालय ने किसी व्यक्ति को रिहा कर दिया है और अपील में हाई कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुना दी है, तो आप उसे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। दूसरा है, सत्य न्यायालय में चल रहे किसी मामले को उच्च न्यायालय अपने पास मंगवाकर मृत्युदंड की सजा दे दे, मतलब फांसी दे दे जो भी, तो इसके मामले भी अनुच्छेद 134 में आते हैं। किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील हेतु हाई कोर्ट का प्रमाण पत्र आवश्यक है? अनुच्छेद 134 ए में इस बात का उल्लेख है। देखो, अगर हाई कोर्ट प्रमाण पत्र नहीं देता है ना, तो भी हमें सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा सकते हैं कि मैं प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा। किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध उसी बेंच में विशेष याचिका दायर की जा सकती है? विशेष याचिका का SLP अनुच्छेद 136 में इसका उल्लेख है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध उसी बेंच में याचिका दायर की जाती है। अनुच्छेद 136 ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, देखो मैंने मोस्ट क्वेश्चन करा दिया। जिस लेवल के एग्जाम दोगे आप UPSC हो गई, RS हो गई, तो उसी के हिसाब से जो प्रश्न हो गया, उत्तर हो गया, तो प्रश्न में से उत्तर निकाल मिल जाएगा या उत्तर से प्रश्न बना लेंगे। तो इसी प्रकार से प्रश्न बनेंगे। बाकी एक्स्ट्रा प्रश्न तो बहुत बनते हैं जिनकी कोई सीमा ही नहीं है, GK की वैसे भी कोई सीमा नहीं है, पर जो अच्छे क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिए। एक दो बार वीडियो देख लेना, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट के सभी निर्णयों का रिकॉर्ड रखा जाता है? देखो, अनुच्छेद 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट के सभी निर्णयों का रिकॉर्ड रखा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय भारत सरकार के सभी न्यायालयों के लिए संदर्भ रेफरेंस का कार्य करता है, इसीलिए इन्हें रिकॉर्ड रखना होता है। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि किस अनुच्छेद के तहत संसद कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में वृद्धि कर सकती है? अनुच्छेद 138, अनुच्छेद 139, अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 129। तो देखो, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, अनुच्छेद 138 में यह उल्लेखित है संसद कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में वृद्धि कर सकती है। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि संसद कानून बनाकर मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य मामलों में भी याचिका जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दे सकती है? अनुच्छेद 138 के तहत, अनुच्छेद 139 के तहत, अनुच्छेद 137 के तहत या फिर अनुच्छेद 129 के तहत? तो ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 139।
चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस अनुच्छेद के तहत एक ही प्रकार के मामले विभिन्न हाईकोर्ट में विचाराधीन हो तो सुप्रीम कोर्ट इन मामलों को अपने पास मंगवा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट किसी हाईकोर्ट में चल रहे मामले को किसी अन्य हाईकोर्ट में स्थानांतरण कर सकता है। तो यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? ऑप्शन सेकंड, अनुच्छेद 139 में यह उल्लेखित है, जो कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इस अनुच्छेद को जोड़ा गया था। चलते अपने अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में संवैधानिक पीठ का उल्लेख है? इस पीठ में कम से कम 5 न्यायाधीश होने चाहिए। देखिए, पीठ बनाई जाती है उसमें विषम संख्या में होते हैं न्यायाधीश, ताकि जो इनका रेशो आए ना, तो जिनका ज़्यादा रेशो समर्थन होगा जिस रेशे का ज़्यादा, जैसे 3 कभी निर्णय दिया जाता है 3:2 का, तो 3 वालों की बात मानी जाएगी, ना कि 2 वालों की। अनुच्छेद 145 में इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि सुप्रीम कोर्ट अपने नियम और प्रक्रिया का निर्धारण स्वयं करेगा? मास्टर ऑफ रोस्टर अनुच्छेद 145 कहा जाता है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसे देखो, गठन है ना इसका, इस पीठ का गठन मुख्य न्यायाधीश ही करते हैं, और कोई न्यायाधीश नहीं करता। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट के सभी अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश करते हैं तथा उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण भी मुख्य न्यायाधीश ही करते हैं? अनुच्छेद 133 के अनुसार, अनुच्छेद 144 के अनुसार, अनुच्छेद 146 के अनुसार, या अनुच्छेद 145 के अनुसार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 146 के तहत सुप्रीम कोर्ट के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश ही करते हैं। उनके सेवा शर्तों का निर्धारण भी मुख्य न्यायाधीश ही करते हैं। तो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ हमारा सुप्रीम कोर्ट। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, बेल आइकन जो आपने अभी तक नहीं किया है वो कर लो, और वीडियो देख लिया आपने, नहीं समझ में आया दोबारा देखो। फिर इन्हीं क्वेश्चनों को मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड किया है इसी आईडी से, इसी नाम से, तो आप वहाँ पे जाओ, इनके क्वेश्चनों के 1 बाय 1 आंसर दो, ताकि आप अपनी तैयारी को उच्च लेवल पर बेटर कर सको। तब तक के लिए आपके धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो। अब ज़्यादा टॉपिक नहीं रहे हैं, वैसे लगभग 60-70% लगभग पूरा ही हो चुका है। ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं में से पुटअप होते हैं। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।